6 अक्टूबर 2025 की ये घटना भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में दुर्लभ और असामान्य मानी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर भरी अदालत में वकील राकेश किशोर द्वारा जूता फेंके जाने की खबर ने न केवल न्यायिक समुदाय में बल्कि पूरे देश में चर्चा और हलचल मचा दी। घटना की शुरुआत कोर्ट रूम में हुई, जहां चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण से जुड़ी थी। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी की कि यदि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो प्रार्थना और ध्यान करें। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद चीफ जस्टिस को लेकर अभद्र और घृणापूर्ण टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट में चीफ जस्टिस के खिलाफ अपमानजनक और जातिगत टिप्पणियां की गई। विशेष रूप से उनकी दलित और बौद्ध पहचान को लेकर भेदभावपूर्ण संदेश फैलाए गए। इस लगातार चल रही आलोचना और नफरत के माहौल में वरिष्ठ वकील राकेश किशोर ने कोर्ट में जूता फेंककर अपनी नाराजगी और अधिकार बोध प्रकट किया। तो इस घटना के तुरंत बाद ही अदालत ने जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ केस दर्ज करने से इनकार किया। पुलिस ने जूता वापस कर दिया। ये कदम कई एक्सपर्ट्स के अनुसार कोर्ट की उदारता और संयम का प्रतीक माना गया, लेकिन इसे केवल सतही कार्रवाई के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। वकील राकेश किशोर ने अदालत से बाहर जाते समय नारे लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। इस नारे ने स्पष्ट किया कि जूता फेंकने का उद्देश्य केवल वस्तु पर प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अधिकार बोध और समाज में सांस्कृतिक पहचान की रक्षा से जुड़ा था। तो देखिए, राकेश किशोर की उम्र 70 वर्ष से अधिक है। इस उम्र में भी उन्होंने कोर्ट में इतनी साहसिक प्रतिक्रिया दी। ये दर्शाता है कि ये अचानक की गई घटना नहीं थी। ये घटना लंबे समय से चल रही विचारधारा और सोशल मीडिया पर जारी बहस का परिणाम था। चीफ जस्टिस की खजुराहो मामले में दी गई टिप्पणी से उत्पन्न सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं ने वकील को अपनी कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। तो जी हाँ, आपको बता दें कि ये घटना केवल कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है। इसमें जाति, धर्म और वैचारिक अधिकार बोध की स्पष्ट झलक मिलती है। चीफ जस्टिस BR गवई भारत के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस है। उनके ऊपर होने वाले हमले ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक संरचना में सुरक्षा की आवश्यकता को सामने रखा। जय भीम के अभिवादन के माध्यम से उन्होंने अपने संवैधानिक दृष्टिकोण और जातिवाद के विरोध का संदेश दिया, जो संविधान में समानता और भेदभाव मुक्त समाज के प्रावधानों से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर फैल रही अभद्र टिप्पणियों और धमकियों ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये उस सत्ता और वैचारिक अधिकार बोध की झलक है जो सामाजिक और धार्मिक पहचान के आधार पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जब सत्ता समर्थक लोग इसी तरह की अभद्रता कर सकते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तब अन्य व्यक्ति इसे वैध और स्वीकार्य मान लेता है। यही कारण है कि राकेश किशोर जैसे प्रतिक्रिया कर सके। तो देखिए, इस घटना पर तत्काल राजनीतिक और न्यायिक प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अभूतपूर्व और शर्मनाक बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा हमला न्यायपालिका की गरिमा और संविधान पर सीधा हमला है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी चीफ जस्टिस के समर्थन में बयान जारी किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी इस घटना की निंदा की। विजयन ने कहा कि जब धर्म और कट्टरता देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर हमला करने की हिम्मत कर सकती है, तो इसके सामाजिक और राजनीतिक खतरे स्पष्ट है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि इस असभ्य और असंवैधानिक व्यवहार की सार्वजनिक रूप से निंदा होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोशल मीडिया पर फैल रही अभद्र टिप्पणियों और अपमानजनक संदेशों को बेलगाम घोड़े के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा पर इसका असर पड़ सकता है।
उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि समाज और मीडिया में सत्ता समर्थक लोगों की इस तरह की अभद्रता को छूट मिलने से और लोग इससे प्रेरित होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने इस हमले के बावजूद संयम और शालीनता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे सोशल मीडिया में हो रही टिप्पणियों को नजरअंदाज करेंगे और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रलोभन या धमकी से विचलित नहीं होंगे। चीफ जस्टिस की इस शालीनता को मीडिया और समाज में सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ उदारता और नजरअंदाज करना पर्याप्त नहीं। घटना के पीछे मौजूद जातिवाद और धर्म आधारित अधिकार बोध की गंभीरता को समझना और उस पर न्यायपालिका और समाज द्वारा प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। तो देखिए, इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका केवल न्यायिक निर्णय तक सीमित नहीं है, ये समाज में संवैधानिक सुरक्षा और सम्मानता का प्रतीक भी है। जब सर्वोच्च न्यायालय में बैठे व्यक्ति को निशाना बनाया जा सकता है, तो समाज में संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा और सम्मान पर सवाल उठते हैं। ये घटना ये भी दर्शाती है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार बोध का प्रभाव न्यायपालिका तक पहुंच सकता है। राकेश किशोर की कार्रवाई और उसके बाद की उदारता का प्रभाव भविष्य में समान प्रकार की घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। ये घटना केवल भौतिक हमले की नहीं, बल्कि अधिकार बोध, सत्ता संरचना और संवैधानिक सुरक्षा की परीक्षा की भी कहानी कहती है। तो देखिए, इस घटना ने ये भी स्पष्ट किया कि मीडिया और सूचना का प्रभाव आज न्यायपालिका और समाज पर कितना व्यापक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीफ जस्टिस के बारे में व्यापक बहस, वीडियो और पोस्ट ने ये संकेत दिया कि अब अदालतों के निर्णय केवल कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्या और प्रतिक्रिया सार्वजनिक बहस के माध्यम से हो रही। तो देखिए, एक्सपर्ट्स के अनुसार जब समाज में धार्मिक और जातीय पहचान पर आधारित बहसें बढ़ती है, तो न्यायपालिका को ऐसे वातावरण में निर्णय लेते समय अधिक सावधानी और संवेदनशीलता अपनानी पड़ती है। ये घटना इस दृष्टिकोण का स्पष्ट उदाहरण है कि आधुनिक भारत में सूचना और मीडिया की भूमिका न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती है। तो जूता फेंकने की घटना ने सामाजिक पहचान और शक्ति संरचना के बीच के संबंध को उजागर किया। ये दिखाता है कि समाज में कुछ व्यक्तियों या समूहों के पास अपनी पहचान और विचारधारा को खुलकर व्यक्त करने की शक्ति है, और न्यायपालिका की संवेदनशीलता इसे सीमित या नियंत्रित नहीं कर सकती। विशेष रूप से इस घटना ने यह संकेत दिया कि किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर सामाजिक और न्यायिक दबाव उत्पन्न किया जा सकता है। ये वैचारिक अधिकार बोध का प्रदर्शन है, जो न्यायपालिका की शालीनता, सामाजिक नियमों और संवैधानिक संरचना के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती पेश करता है। तो 6 अक्टूबर की घटना आधुनिक भारत में न्यायपालिका की जटिल भूमिका को उजागर करता है। ये दिखाता है कि न्यायपालिका केवल विधिक प्रणाली नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान और सत्ता संबंधित अधिकार बोध के बीच संतुलन बनाने वाली संस्था है। विशेष रूप से ये घटना ये भी संकेत देती है कि समाज में सत्ता और पहचान के संघर्ष में न्यायपालिका कितनी संवेदनशील है। राकेश किशोर की कार्रवाई, सोशल मीडिया प्रतिक्रिया और राजनीतिक निंदा इस बात का उदाहरण है कि न्यायपालिका को सिर्फ कानून के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना पड़ता, बल्कि सामाजिक चेतना और वैचारिक संघर्ष को भी समझाना पड़ता है। तो 6 अक्टूबर 2025 की घटना ने न्यायपालिका और समाज के बीच गहरे जुड़ाव को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने की कार्रवाई केवल भौतिक हमला नहीं थी, ये एक प्रतीकात्मक तूफान था जो समाज में व्याप्त वैचारिक, धार्मिक और जातीय असहमति की हवा को दर्शा रहा था। अदालत के चारों ओर का वातावरण, सुरक्षा कर्मियों की तत्परता और मीडिया की रिपोर्टिंग सब मिलकर इस तूफान की तीव्रता और न्यायपालिका की संवेदनशीलता को दिखाते हैं। ये घटना दिखाती है कि आज के समय में न्यायपालिका सिर्फ कानूनी निर्णय सुनाने वाली संस्था नहीं रही, वे सामाजिक चेतना और वैचारिक संतुलन का आईना बन गई है। राकेश किशोर का कदम, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, समाज में फैली धार्मिक और जातीय चेतना का संकेत है। ये दर्शाता है कि समाज के कुछ वर्ग अपने अधिकार बोध और पहचान को खुलकर प्रकट करने में सक्षम हैं, और ये प्रक्रिया न्यायपालिका के सामने एक चुनौती बनकर आती है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहसों ने इस घटना को और जटिल बना दिया।
वीडियो और पोस्ट ने न्यायपालिका पर न केवल आलोचनात्मक दृष्टिकोण पेश किए बल्कि सत्ता और वैचारिक असहमति की गहरी परतों को भी उजागर किया। ये स्पष्ट करता है कि आधुनिक भारत में सूचना और मीडिया का प्रभाव न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच चुका है और न्यायपालिका को इन दबावों के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है।